नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में और मैं हूं आपकी दोस्त अनुरिता सक्सेना। हमारे नेत्र भगवान के द्वारा दिए गए बहुत ही अनमोल तोहफा हैं हमको और इसी से हम अपने अगल बगल की इतनी खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं, अपने परिवारजन को देख पाते हैं और इस संसार का आनंद उठा पाते हैं। इसीलिए हमें अपने इन आँखों का बहुत ख्याल करना चाहिए और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़े तो और भी ज़्यादा। तो इसीलिए अपने आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आँखों की और मोतियाबिंद की। और इसी के लिए हमने यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल डॉक्टर को इनवाइट किया हुआ है। उनका नाम है डॉक्टर वंदना गोयल, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं और उनका अपना क्लिनिक है यहाँ पर लक्कड़ बाज़ार शिमला में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि मोतियाबिंद जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत ही कॉमन आई का एक प्रॉब्लम है, बीमारी भी कह सकते हैं हम इसको। लेकिन अधिकांश लोग जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि आफ्टर ऑल मोतियाबिंद या कैटरैक्ट जो है, अंग्रेज़ी में जिसको कैटरैक्ट कहते हैं, ये होता क्या है? आँखों के अंदर हमारा एक पारदर्शी लेंस होता है जी, जिसे हम लेंस कहते हैं जी, वो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है। कई बार कई कारणों की वजह से, ज़्यादातर बढ़ती उम्र के साथ, ये अपनी पारदर्शिता जो होती है, ट्रांसपेरेंसी जो होती है, वो ख़त्म हो जाती है और ओपेक हो जाता है, यानी धुंधला हो जाता है। जी, जिसकी वजह से जो लाइट रेज होती हैं वो आँख में पड़ नहीं जाती हैं जी, और मरीज़ को धुंधला दिखाई देने लगता जी। है। इस ओपेक लेंस को हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। अगर हम इसको आम भाषा में समझना चाहें डॉक्टर साहब, तो ऐसा होता है ना, जैसे कि हमारा चश्मा जो है वो क्लॉगी हो जाए और हम उस क्लॉगी चश्मे से फिर नहीं देख पाते हैं और हम चश्मे को साफ करते हैं साफ देखने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि पेशेंट्स आकर कहते हैं कि हमारा चश्मा बदल दीजिए, पर चश्मा बदलने से कोई फायदा होता नहीं है। क्योंकि आंख के अंदर का जो चश्मा है या आंख के अंदर का जो लेंस है वो खराब हो गया होता है। तो जब तक हम उसे नहीं ट्रीट करेंगे वो ठीक नहीं यानी होने कि वाला। जो हमारा, जहाँ पर हमारे चित्र बनते हैं, जब हम देखते हैं और रोशनी आती है जिसको हम रेटिना कहते हैं, वहाँ पर चित्र अगर साफ नहीं बनेंगे तो हमको साफ नहीं दिखेगा। डॉक्टर साहब, मैं कहीं पढ़ रही थी कि ये जो आप कह रहे हैं ना, जो धुंधला होने लगता है, इसका भी एक कारण होता है। बढ़ती उम्र तो है ही, लेकिन मैं पढ़ रही थी, आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, कि जो हमारा ये जो लेंस होता है ये प्रोटीन और फाइबर्स का बना होता है। उम्र के साथ साथ प्रोटीन और फाइबर जो है वो टूटने लगता है और वही जो है धुंधलापन हमारे लेंस में लाने लगता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ डॉक्टर साहब? बिल्कुल, आप तो बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं। क्योंकि जो हमारे लेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रोटीन और फाइबर्स ही होते हैं। तो बढ़ती उम्र के साथ इसमें डीनेचरेशन होती है, जैसे कि प्रोटीन खराब होने लगता है। जैसे हमारा पनीर है या कुछ है जिसमें प्रोटीन होता है, लंबे समय के साथ वो खराब होने लगता है, वैसे ही लेंस का जो प्रोटीन है वो खराब होने लगता है, तब सफ़ेद मोतिया होने लगता है। ये अस्थायी अंधता का मुख्य कारण है। जी डॉक्टर साहब, मैंने भी आज मैं पढ़ रही थी कि विश्व में 50 to 60% जो ब्लाइंडनेस है उसका मेन कारण जो है वो मोतियाबिंद है। और पहले के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि जब इसका इलाज नहीं होता था, लेकिन अब आप जैसे डॉक्टर्स हैं हम लोग के पास और बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो इसका इलाज काफ़ी संभव है। उसके बारे में डॉक्टर साहब आगे आगे बात करते हैं। तो जैसे मोतियाबिंद तो आपने बताया डॉक्टर साहब कि क्यों होता है, लेकिन इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे हमारे दर्शक जो हैं या जिनको हो रहा है, क्या इसकी कोई उम्र है डॉक्टर साहब, और कैसे इंसान को पता लगे कि हो सकता है कि उनको मोतियाबिंद हो रहा हो? जी, इसके बहुत अच्छा सवाल है। इसका जो मुख्य लक्षण होता है कि मरीज़ को थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगता है या उसके चश्मे का नंबर बार बार बदलने लगता है। अच्छा। हाँ जी, वो कहता है कि मेरे को बार बार एक बहुत ही अमेजिंग लक्षण, या जिसे हम कहते हैं कि एक बहुत अलग सा लक्षण होता है। मरीज़ कहता है कि मुझे पहले नज़दीक का दिखाई नहीं देता था, अब मुझे नज़दीक का बहुत साफ दिखाई देने लगा है। अच्छा। विच वी कॉल एज सेकंड साइट। अच्छा। यानी क्योंकि मरीज़ को दूर नहीं दिखाई देता लेकिन उसे नज़दीक ज़्यादा साफ दिखने लगता है। अच्छा। तो पेशेंट तो खुश होता है कि मेरी रोशनी, आंखों की रोशनी बढ़ गई है, लेकिन इनफैक्ट वो बढ़ नहीं रही होती, उसको सफ़ेद मोतिया उत्पन्न हो रहा होता है। अच्छा। है ना? तो ये एक लक्षण है। इसके अलावा लाइट के अराउंड रंगीन घेरे दिखाई देना, या कई बार दो दो तीन तीन दिखाई देना, या कई मरीज़ हमारे पास आते हैं कि सीढ़ियाँ उतरते वक्त वो एकदम पैर फिसल जाना, क्योंकि हमारी आँखों में एक स्टीरियोप्सिस होता है, यानी दोनों आँखों का एक
समान तरीके से अगर वो देखती हैं तभी हमें डेप्थ परसेप्शन होता है। ख़ास तौर पे जो है, जैसे हम पहाड़ों में रहते हैं तो हम जब उतराई में उतर रहे होते हैं या जब हम सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं तो हमें ये स्टेरियोप्सिस की या बाइनोकुलर विजन यानी दोनों आँखों की बहुत ज़रूरत होती है। एक आंख में अगर मोतिया हो जाते तो मरीज को पता नहीं चलता क्योंकि उसे दूसरी आंख से दिखाई दे रहा होता है, लेकिन वो स्टीरियोप्सिस चली जाती है, यानी वो सीढ़ियों पे गिरने लगता है, कहता है बार बार चोट लगने लगती है। यानी कि जो डेप्थ होती है सीढ़ियों की या जो हम पहाड़ी से नीचे उतर रहे होते हैं तो उसको जो भांपना होता है वो नहीं रहता, वो कम हो जाता होगा, तो जिससे एक्सीडेंट्स होने की। तो मैं अगर इसको सम अप करूं डॉक्टर साहब, तो आपने कहा कि हमारे लक्षण जो हैं उसमें सबसे पहला है कि धुंधला दिखने लगना, और धुंधले के साथ साथ ऐसा जो आपने बहुत अच्छा लक्षण बताया कि लोगों को लगता है कि उनका विजन बेटर हो रहा है क्योंकि उनको पास का दिखने लगता है कभी कभी और दूर का नहीं दिख रहा होता है। रोशनी का बहुत तेज लगना, रोशनी के आसपास अलग 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 कलर्स का दिखाई देना, और डिस्टेंस को भांपने में थोड़ी कमी। तो हमारे जो दर्शक हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ये लक्षण होते ही वो क्या करें? मैं तो ये लक्षण होते ही नहीं, मैं तो कहती हूँ कि 40 के बाद साल में एक बार, चाहे प्रॉब्लम हो या ना हो, उन्होंने अपनी आंखों की जांच नेत्र विशेषज्ञ से अवश्य करवानी है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके जो लक्षण हैं वो होते तो मोतिये की तरह हैं, लेकिन वो स्थायी अंधता के मुख्य कारण होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि वो कॉमन मोतियाबिंद हो। वो तो आपका सलाह जो है वो हमारे सारे दर्शकों के लिए ये होगा कि भाई 40 के बाद से आप प्रिकॉशंस लें, और जैसे कहते हैं ना, बढ़ती उम्र में हर स्वास्थ्य का हर तरह से ख्याल रखें, तो अपनी आंखों का भी ख्याल रखें और एक नेत्र विशेषज्ञ के पास जाकर अपनी आईज का चेकअप जरूर कराएं। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई लक्षणों की। मोतियाबिंद के कारण क्या होते हैं, क्यों होती है ये बीमारी? सबसे मेन कारण तो हम सेनाइल कैटरैक्ट ही कहते हैं। बढ़ती उम्र के साथ, जैसे कि आपने कहा कि लेंस प्रोटीन चेंज होने लगता है, तो वो तो 80% जो हमारा मोतिया होता है वही होता है। पर उसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं। एक होता है कंजेनाइटल या डेवलपमेंटल कैटरैक्ट, कि बच्चा पैदा होते ही उसकी आंखों में मोतिया जन्मजात या वो 1-2 साल का होता है और कैटरैक्ट हो जाता है। तो क्या हम इसको अनुवांशिक भी कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि क्या ये बाय बर्थ जैसे है? तो क्या पेरेंट्स से आया हुआ? पेरेंट्स से नहीं आया होता ये कंजेनाइटल कैटरैक्ट। अच्छा, हाँ, मतलब उसके भी बहुत कारण है, उसमें कारणों में अगर हम जाएंगे तो फिर मतलब बचपन से भी हो सकता है। उसके अलावा ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, यानी आंख में चोट लगने से। अच्छा, चोट लगने से मोतिया, वो तो किसी भी उम्र में हो सकता है। उसके अलावा होता है कई सारी बीमारियां हैं, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़, यानी ब्लड शुगर की बीमारी। ब्लड शुगर की बीमारी में मोतिया बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है, या कई सारी विटामिन्स की कमियों से भी हमारे मोतिया हो जाता है। जैसे एक होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, एक गैलेक्टोसीमिया होती है एक बीमारी, उसमें हम मोतिया देखते हैं। एक विल्सन्स डिजीज़ होती है जो कि कॉपर की डेफिशिएंसी, कॉपर की अबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं, उसमें एक बहुत ही सुंदर तरीके का मोतिया होता है जिसे हम सनफ्लावर कैटरैक्ट कहते हैं। जैसे हमारा सनफ्लावर नहीं होता है, जैसे हम कौन सा फूल, सूरजमुखी का, उसकी तरह दिखता है मोतिया। और कई होते हैं जिसमें पॉलीक्रोमैटिक लस्टर्स होते हैं, यानी आंख की कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से सफ़ेद मोतिया उत्पन्न होता है। उसमें जब जब मशीन में देखते हैं तो लाल, हरे, पीले, नीला रंग दिखता है, जैसे कि रेनबो पे दिखता है। बहुत 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 प्रकार के मोतिया होते हैं। तभी तो डॉक्टर साहब इसका नाम रखा है मोतिया। मोतिया बिंद, मोती जैसा भी वाइट भी होगा, और अब आप कह रही हैं कलर्ड भी होता है, तो हर तरह के मोतिया हैं। मरीज को तो वाइट दिखता है, पर जो हम टेस्ट करते हैं, जो स्लिट लैंप में हम करते हैं, उसमें वो वैसा दिखता है। लेकिन जो एक खास चीज़ वो मैं बताना चाहूँगी, जो इसका एकदम डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, जो जिसके साथ ये कंफ्यूजन होता है, वो है काला मोतिया। जी बिल्कुल, मैं आपसे पूछने वाली थी डॉक्टर साहब, क्योंकि एक सफ़ेद मोतिया होता है और एक काला मोतिया होता है, तो उसके बारे में भी बताएं डॉक्टर। सफ़ेद मोतिया जो होता है वो है अस्थायी अंधता का मुख्य कारण, यानी जब अगर उपचार हो जाए तो रोशनी जितनी गई है वो सारी की सारी वापस आ जाती है जी। पर काला मोतिया है स्थायी अंधता का मुख्य कारण। काला मोतिया को क्या ग्लूकोमा और काला मोतिया एक ही चीज़? एक ही चीज़ है। अच्छा, हाँ, स्थायी अंधता को क्योंकि इसमें क्या होता है कि आंख के अंदर हमारे जो नेत्र तंत्रिका होती है, जिसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो इफेक्ट होने लगती है। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे आंख का प्रेशर बढ़ा हो, चोट हो। डायबिटीज़ भी एक बहुत बड़ा कारण है उसका डॉक्टर साहब, कभी कभी किसी मरीज में। तो वो उसकी वजह से
आँख की जो नस है वो इफ़ेक्ट होने लगती है, तो मरीज़ को लगता है शायद सफ़ेद मोतिये की वजह से मेरी आँख की रोशनी जा रही है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि 40 साल के बाद चाहे आपको प्रॉब्लम हो या ना हो, साल में एक बार नेत्र विशेषज्ञ से, चश्मे चेक करने वालों से नहीं, नेत्र विशेषज्ञ से आंखें। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब कि ऐसा नहीं है कि जहां आप चश्मा बनाते हैं और वहां जो आपका सिंपल आई टेस्ट होता है क्योंकि वहां उनके चले पास जाएं। वो मशीनें नहीं जी, हैं। जी, जी, और तो वो एक्सपर्टीज भी नहीं है डॉक्टर साहब। जी, जी, तो इसलिए वहाँ ज़रूरी है कि डायबिटीज़ में जो हमारी आंखें अफेक्ट होती हैं, जैसे आपने ठीक कहा, एक तो सफ़ेद मोतिया है, एक हमारा आंख का पर्दा इफेक्ट होता है जिसमें हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, पर वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। वो अलग टॉपिक है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब अगर हम कहें तो ये कैटरैक्ट जो है वो जनरली आपने कहा कि 40 की उम्र से, मतलब अधिकांश लोगों को जो शुरू होता है वो हिमाचल में तो 70-80 साल तक नहीं आता। अच्छा। पर प्लेन्स में अगर हम देखें जो गर्म इलाके हैं वहाँ तो 35 पे भी मोतिये के ऑपरेशन हो जाते हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि हिमाचल में आबो हवा अच्छी है और चारों तरफ इतनी हरियाली है, उसकी वजह से हमारी आंखें जो हैं वो ठीक रहती हैं? जी, और यहाँ का खान पान भी बहुत अच्छा है जी, शुद्धता है और हवा, कोई पोल्यूशन नहीं है, इसलिए कैटरैक्ट बहुत देर में आता है हिमाचल में। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। हमारे दर्शक जो हैं ये सुन के काफ़ी खुश हो गए होंगे कि भाई कैटरैक्ट जो है उनको, और हम अपने दर्शकों से ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा हरियाली को और निहारा करें ताकि आंखें जो हैं वो ठीक रहें। तो आपने कहा कि ये बचपन से भी हो सकता है और उसके कुछ कारण भी हैं। किसको हो सकता है डॉक्टर साहब, ये क्या सब में होता है या किसी किसी में होता है मोतियाबिंद? नहीं, मोतिया तो जैसे मैंने अभी बताई ये कारण होते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, या जिन लोगों का मोटा रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें कि मोतिया किस में ज़्यादा देखा जाता है, बढ़ती उम्र एक रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर है, जिनका मोटा चश्मे का नंबर होता है उनमें देखा जाता है, या फिर जो हमने बताई गैलेक्टोसीमिया, ये बीमारियां वगैरह हों। अगर फैमिली में पेरेंट्स को जल्दी मोतिया आया, यानी प्री सेनाइल कैटरैक्ट, जैसे नॉर्मली अगर हम देखें हिमाचल में 70 साल पे कैटरैक्ट आता है, अगर किसी के पेरेंट्स में 60 साल पे ही आ गया हो या 50 साल पे ही आ गया हो, तो वो पर्सन इज़ एट मोर रिस्क, उनके शायद 50 इयर्स पे ही आ जाएगा जी, तो दे आर मोर रिस्क। सो इफ़ यू, अगर किसी की फैमिली में मोतिया जल्दी आया हो तो उनको ज़्यादा सतर्क रहना होगा और डॉक्टर के पास जल्दी समय पे बिल्कुल जाएं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, क्या मोतिया के लिए कोई दवाइयाँ हैं? कुछ, क्या हम कुछ अपनी डाइट में करके इसको रोक सकते हैं? किसी तरह से भी मोतिया होने से रोका जा सकता है क्या? रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम 100 साल तक जिए तो हम सभी में मोतिया आ जाए, लेकिन इट्स एन एजिंग प्रोसेस। इट इज एन एजिंग, जैसे हम बाल सफ़ेद होने ही होने वैसे ही हाँ, लेकिन आप देखेंगे हिमाचल में लोगों के बाल भी बहुत देर में सफ़ेद होते हैं। हम लोग अच्छे यहाँ पर स्वस्थ लोग हैं बिल्कुल। हाँ, लेकिन इसके लिए ये है, जैसे कि जो चीज़ें आपने बाल सफ़ेद होने से रोकनी है, एजिंग है ना, या तो अच्छा खान पान, अगर आप एक्सरसाइज रोज़ करते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, पोल्यूशन से दूर रहते हैं, डाइट आप में बहुत ज़्यादा घी तेल नहीं खाते हैं। एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हम हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं, जिसमें हमारा लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल गड़बड़ा जाता है, वो लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ हम लोग घी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा तो घी तेल की भी मात्रा कम होनी चाहिए खाने में। जैसे देसी घी बहुत अच्छा है, मैं मानती हूँ देसी घी और सरसों का तेल बहुत अच्छा है, लेकिन एक लिमिट तक, बहुत ज़्यादा खाने से फिर वो भी इफेक्ट करने लगता है। तो कुछ दवाइयाँ हैं डॉक्टर साहब, अगर महसूस होने लग गया है कि मोतिया शुरू हो रहा है, कुछ तो होम्योपैथिक मेडिसिन? हाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिनको कहा जाता है वो कुछ हद तक रोकती हैं, पर उसके बारे में हम शायद इस फोरम में नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन एज सच कोई दवाइयाँ नहीं हैं इसके लिए अभी भी, लेकिन थोड़ी देर तक वो रोक सकती हैं, ज़्यादा देर तक नहीं। तो इसका असल इलाज क्या है डॉक्टर साहब? इसका असल इलाज तो ये है कि नेत्र विशेषज्ञ के पास जाकर अपनी आँखों की जांच करवाएं, और यदि मोतिया है तो अगर ज़रूरी है तो ऑपरेशन करवाएं, क्योंकि इसका शल्य चिकित्सा से ही उपचार है, दवाइयों से सफ़ेद मोतिये का उपचार नहीं है। काले मोतिये का उपचार दवाइयों से है जी, लेकिन सफ़ेद मोतिये का जो उपचार है वो शल्य चिकित्सा, यानी जिसे हम सर्जरी कहते हैं, सर्जरी से ही है। और सर्जरी भी कई तरीके की हैं सफ़ेद मोतिये की। जैसे बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में मैं पेशेंट्स को समझाती हूँ, वो कहते हैं कि आप किस तरीके से ऑपरेशन करती हैं, तो मैं कहती हूँ कि सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन तीन तरीके से होता है। एक जिसमें हम 12 मिलीमीटर का चीरा देते हैं, एक जिसमें हम करीब 5 मिलीमीटर या 6 मिलीमीटर का चीरा देते हैं, और एक जिसमें हम 3 मिलीमीटर का चीरा देते हैं।
तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रही हूँ, मैं साइंटिफिक मैं भी अच्छे से समझ रही हूँ डॉक्टर साहब जी। नहीं यहाँ साइंटिफिक वर्ड्स नहीं बताऊंगी, लेकिन जितना बड़ा आंख हमारी, इतना छोटा सा स्ट्रक्चर है, जितना बड़ा चीरा होगा उतना ही हानिकारक है आंख के लिए। तो इसलिए जब हमारा मोतिया बहुत सख्त हो जाता है तो हमें चीरा बड़ा करना पड़ता है। मैं नॉर्मल लोगों को अपने क्लिनिक में यही समझाती हूँ, जैसे एक दूध की थैली है ना, हमने उसको फ्रिज में रख दिया तो वो सख्त हो जाती है, तो हमें फिर, या जैसे दूध की थैली है, अगर हमने उसमें से दूध निकालना है तो हम क्या करेंगे, छोटा सा उसमें छेद करेंगे, दूध सारा निकल आएगा। पर अगर हम उसको फ्रिज में रख दें और वो सख्त हो जाए तो क्या हम उसको छोटे से छेद से निकाल पाएंगे? नहीं, हमें उसे पूरा खोलना पड़ेगा। सेम थिंग सफ़ेद मोतिये के साथ है कि अगर वो सफ़ेद मोतिया नरम है तो मतलब कम झिल्ली है अगर उसकी, हाँ नरम है, मतलब सख्त होता है। हाँ। सफ़ेद मोतिये की भी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5, वो डॉक्टर्स देख के बताते हैं। अगर सख्त होने लगता है ग्रेड 3 एंड अबाव, तो हमें जो फेको सर्जरी है, जिसे मैं कहती हूँ कि 3 मिलीमीटर वाली सर्जरी, वो करनी बहुत मुश्किल होने लगती है, क्योंकि वही जैसे दूध को अगर आप छोटे से छेद से निकालेंगे तो डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताएं आप, ये नर्म और सख्त जो है ये वैरायटी, मतलब अलग अलग तरीके के मोतियां हैं या उम्र के साथ? नहीं, जैसे बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं मुझे तो अभी दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, मैं क्यों ऑपरेशन करवाऊँ? तो जैसे सपोज आज हमने ऑपरेशन करवाना चाहिए, लेकिन अगर हम उसको 3-4 साल तक उसको डिले करते हैं, मतलब जितना हम उसको मोतिया अपने अंदर रहने देंगे उतना ही वो सख्त होता जाएगा, फिर हमें चीरा बड़ा करना पड़ेगा। जी जी जी, नहीं मैं समझ, हमारे पेशेंट्स को ये समझना है कि अगर आपको मोतिया का एहसास हो रहा है और आपके डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है तो आपको अपनी डॉक्टरी सलाह पर ही ऑपरेशन कराना चाहिए, अपनी मर्जी उसमें नहीं चलानी चाहिए। योर डॉक्टर इज द बेस्ट पर्सन टू टेल यू कि अभी ऑपरेशन की ज़रूरत है, या 2 साल आप रुक सकते हैं या 4 साल रुक सकते हैं। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए जैसा आपने कहा कि मुझे तो दिख रहा है, बाद में एज यू सेड कि आपकी आंख को ज़्यादा चोट लगेगी और उसकी हीलिंग जो है वो थोड़ा स्लो हो जाती है। जी डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताएं कि जो आपने कहा कि काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया, मैं वापस इसी टॉपिक पे आ रही हूँ, दोनों के लक्षण क्या जो हैं वो एक ही होते हैं या दोनों के लक्षण अलग अलग होते हैं? काला मोतिया 2 प्रकार का होता है जी। मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं, बिल्कुल, मतलब मैं साइंटिफिक में नहीं जाऊंगी। नहीं एकदम हमारी भाषा में। जैसे मैं पेशेंट्स को जो समझाती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि काला मोतिया 2 प्रकार का होता है जी। जैसे इट इज़ नोन एज द साइलेंट किलर। जैसे मैं समझाती हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आपके घर में कोई चोर है, वो रोज 100 रुपए निकाले तो आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो एक तरीके का काला मोतिया होता है जिसे हम क्रॉनिक, मतलब जिसे हम ओपन एंगल ग्लोकोमा कहते हैं, जो साइलेंटली बहुत धीरे धीरे आंखें चोरी करता है जी। तो जब आपका सिर्फ 10% लाइट बचती है तब आपको पता चलता है कि अरे हमारी आंख की रोशनी चली गई। एक होता है कि आपके पास 1 लाख रुपए और डकैती हो गई सीधे, कि डकैत आपके 90,000 ले गए, तो आपको पता चल जाएगा। तो नैरो एंगल ग्लोकोमा वो जो होता है, वो आपकी आंख की लाइट एक ही दिन में 40-50% चली जाती है और बहुत तेज़ दर्द से, या बहुत आंख दर्द होने लगती है, आंख लाल होने लगती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव नैरो एंगल ग्लोकोमा दैन टू हैव क्रॉनिक वाला, है ना, बिकॉज वो डिटेक्ट ही नहीं होता है। और जो क्रॉनिक जो ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है, उसमें पेशेंट सोचता है ये शायद मुझे सफ़ेद मोतिया हो रहा है, और वो आता ही नहीं है डॉक्टर के पास। वो सोचता है डॉक्टर तो सीधे मुझे ऑपरेशन बोलेंगे, लेकिन अगर हमने पहले ही डिटेक्ट कर लिया होता तो हम दवाइयों से उसको रोक सकते। क्योंकि एक बार जो रोशनी चली जाती है काले मोतिये में, उसको हम वापस कभी भी नहीं ला सकते। हम सिर्फ ऑपरेशन इसलिए करते हैं या सिर्फ दवाइयाँ इसलिए देते हैं कि रोकथाम हो जाए, जितनी लाइट बची है उतने पे ही हम बचा सकते हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब इसीलिए हमारे दर्शकों के लिए मैंने ये सवाल आपसे दोबारा पूछा कि अगर आपको ये एहसास हो रहा है कि आपकी आंख में धुंधलापन है, तो इसको सिंपल मोतियाबिंद भी ना समझें। इस चीज़ में आप समझें कि मोतियाबिंद भी 2 तरह का होता है, एक सफ़ेद और एक काला। और जो काला मोतियाबिंद है उसको ग्लूकोमा भी कहते हैं, और वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। तो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। इनफैक्ट आज के ज़माने में तो डॉक्टर साहब जिनको भी अंधता होती है मोतियाबिंद की वजह से, वो इसीलिए ज़्यादातर होती है क्योंकि वो सही समय पे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो हमारे दर्शकों से आप भी यही कहेंगी और हमारा भी यही गुजारिश होगी, हमारी भी, कि आप समय पे अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनकी सलाह को ज़रूर मानें। तो डॉक्टर साहब अब हम लोग आते हैं ऑपरेशन पे, जैसा आपने कहा। तो ऑपरेशन किस तरह का होता है और किससे कराना चाहिए जाके?
ऑपरेशन एक नेत्र विशेषज्ञ से ही करवाना चाहिए जो कि इसमें ट्रेंड हो। आजकल एंटीरियर सेगमेंट सर्जन्स होते हैं और पोस्टीरियर सेगमेंट सर्जन्स होते हैं। एंटीरियर सेगमेंट वो जो कि सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया के डॉक्टर होते हैं। जैसे आंख तो है बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर, लेकिन इसके भी आजकल अलग अलग डॉक्टर होते हैं। अच्छा। तो एंटीरियर सेगमेंट हैं वो जो कि हुआ ट्रेंड फॉर सफ़ेद मोतिया एंड काला मोतिया, और पोस्टीरियर सेगमेंट वो होते हैं जो हुआ ट्रेंड फॉर रेटिनल प्रॉब्लम्स। अच्छा। है ना, तो एंटीरियर सेगमेंट सर्जन से करवाना चाहिए। और ऑपरेशन करने के कई तरीके हैं। एक तो है जो मैंने बताया कि हाँ हाँ हाँ, सबसे कॉमन जो सुनने में मिलता है वो है फेको। वो है जो मैंने कहा 3 मिलीमीटर वाला। जी। और जो नॉर्मल जिसको हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर कहते हैं जो पहले हुआ करता था वो है 12 मिलीमीटर वाला। और एक है मैनुअल फेको जिसे हम 5 मिलीमीटर में करते हैं। तो हमें अगर करवाना है तो हमने फेको करवाना है या मैनुअल फेको करवाना है। तो डॉक्टर साहब इसमें क्या काफी दिन लगते हैं, दर्द होता है, कैसा है ये? आजकल तो ऑपरेशन इतना आसान हो गया है, हम ऑपरेशन बिना इंजेक्शन के भी करते हैं कि कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर उसके लिए हमें चाहिए कि मोतिया थोड़ा नरम हो। अगर शुरुआती दौर में अगर ट्रोमेटिक कैटरैक्ट है या कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो हम वो वाला ऑपरेशन नहीं करते। और ऑपरेशन में डॉक्टर साहब क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ऑपरेशन में वैसे तो सिर्फ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। अगर आप किसी अच्छे सर्जन से करवाएं 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, कोई दर्द नहीं होता, उसी टाइम आप चल फिर सकते हैं। आजकल तो हम ड्राइव आउट सर्जरी कहते हैं। कि आप ड्राइव करके आइए, ऑपरेशन करवाइए, पट्टी की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ड्राइव आउट करते हुए जाइए। तो जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो ऑपरेशन में आप एज अ डॉक्टर क्या करती हैं? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन में होता क्या है। अच्छा। मतलब कैसे मोतिया जो है वो ख़त्म हो जाता है? मोतिया, हाँ, मुझे इसके लिए कुछ लाना चाहिए था। देखिए, आंख के अंदर का हम क्या करते हैं कि आंख के अंदर जो लेंस होता है उसको हम निकालते हैं किसी तरीके जो से। धुंधला पड़ गया लेंस हाँ, लेंस है उसको निकालते हैं। उसके निकालने के कई तरीके हैं। या तो हम वो पूरा का पूरा निकालते हैं, या हम फेको मशीन होती है जिससे हम उसको क्रश करते हैं वहीं पे, है ना। हाँ, वहीं क्रश करते, फिर उसको धीरे धीरे खींचते हैं, मतलब उसको सक आउट करते हैं। तो नेचुरली जब आप क्रश करोगे और उसको सक आउट करोगे तो आप छोटे से इंसिजन से कर पाओगे। जी। और अगर आप उसका पूरा का पूरा निकालोगे तो आपका इंसिजन साइज बड़ा होगा। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उस थोड़ा बहुत जो गंध होता है उसको निकाल देते हैं, जिसको हम कॉर्टिकल मैटर कहते हैं। और फिर हम लेंसेज डाल देते हैं जो आर्टिफिशियल लेंसेज, नया लेंस डाल देते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल लेंसेज आजकल कई तरीके के हैं। एक तो पहले होते थे PMMA लेंसेज, मतलब जो हार्ड लेंसेज होते थे जिसके लिए हमें चीरा कम से कम 6 मिलीमीटर चाहिए होता था। पर आजकल हम फोल्डिंग लेंसेज डालते हैं। फोल्डिंग लेंसेज जैसे आपने देखा होगा, छाता आजकल बरसाते हैं तो बड़ा डाला और उसके बाद खोल दिया वहां पर। नहीं, मोड़ के डालते, मोड़ के डाला, मोड़ के जैसे फोल्डिंग। आज जैसे मैं बारिश हो रही थी तो मैं फोल्डिंग छाता लाई हूँ जो कि मेरे बैग में ही है। जब मुझे इस्तेमाल करना है मैंने उसको खोल दिया। और अगर मैं बड़ा छाता लाती तो उसके लिए मुझे बड़ी चीज़ चाहिए होती। तो जो फोल्डिंग लेंसेज होते हैं हम पहले मोड़ लेते हैं उनको, और फिर उनको 2.5 या 3 मिलीमीटर से आंख के अंदर डालते हैं और फिर अंदर खोल देते हैं उनको। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये लेंस डालने के बाद फिर चश्मे की भी ज़रूरत नहीं होती? नहीं ना? उसकी भी बहुत चीज़ें हैं। अच्छा। उसके बारे में चलिए उसके बारे में हम फिर कभी और बात करेंगे। सिर्फ हमारा समय जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है डॉक्टर साहब, तो मैं यही पूछूंगी कि ऑपरेशन के बाद हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? आजकल इतने प्रिकॉशंस रह नहीं गए हैं, लेकिन जो एक आम आदमी के लिए प्रिकॉशंस वो ये होंगे कि एक तो डस्ट से बचना है, और आंख को मलना नहीं है, आंख में पानी नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा सख्त चीज़ें नहीं खानी है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे आई प्रेशर बढ़ता है, दवाइयाँ टाइम से डालनी है जी। क्योंकि एक मेरे मरीज़ थे, उन्होंने हमने कहा था कि 10 बार आपने दवा डालनी है, वो सुबह 1 घंटे के अंदर ही 10 बार डाल के फिर पूरा फ्री होके घूमते थे। तो वो गलत है। 10 बार का डॉक्टर की सलाह को मतलब वो एक घंटे पे। हाँ, जो डॉक्टर की सलाह, आप 10 बार पूछिए लेकिन गलत मत करिए। आस्क योर डॉक्टर व्हाटएवर, ask your operating surgeon for the advice. So thank you so much डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत ही अच्छी जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों को दी है। एंड आई एम श्योर बहुत से दर्शक इस प्रोग्राम के बाद अपने नेत्र विशेषज्ञों के पास जाएंगे और अपनी आई का टेस्ट कराएंगे और ऑपरेशन से डरेंगे नहीं। तो आपका एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार।